भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और इसका प्राकृतिक भूगोल अपने आप में काफ़ी विशाल और विविध है, यानी अनेक विविधताओं से, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। कहीं पर इसे राजस्थान में हम थार का मरुस्थल पाएंगे, कहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, कहीं उपजाऊ मैदान भी हैं, कहीं पर खारे पानी की झीलें हैं, यानी हर तरह की विविधता हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका हम जो भौतिक भूगोल है वो उसका अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला कैसे निर्माण हुआ, कब हुआ, लोकेशन क्या है, यह जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है और खनन इसे किस तरह से प्रभावित कर रहा है, यानी डिटेल में इन सब टॉपिक्स को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें जो भूगोल का एक जो प्राथमिक नियम है, किसी भी स्थान का या किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि वो कहाँ है। तो आपको भारत के मानचित्र पर इसे ढूंढना हो या विश्व के ग्लोब पर इसे ढूंढना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश कितने हैं और देशांतर कौन सा है। अक्षांशों की बात करें तो जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच गुजरती है, इसके ठीक उत्तर में यानी 24 डिग्री और 35 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है किसके, अरावली पर्वत श्रृंखला के। और उसी तरह यदि हम देशांतर रेखा की बात करें तो ये हो जाता है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी ग्लोब पर आप जब इन अक्षांशों को ढूंढेंगे देशांतर को तो आपको क्या मिलेगी, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब आपको भारत के मैप में यदि देखना हो या एक मोटा मोटा आइडिया लेना हो कि भारत में ये कहाँ है या इसके चारों तरफ कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के ठीक पश्चिम में भारत का महान थार का मरुस्थल है। और इसके यदि हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण की बात करें इधर गुजरात का कच्छ का रण है। और उत्तर पूर्व की बात करें तो इधर जो भारत का जो गंगा नदी के द्वारा सिंचा गया और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया उत्तरी भारत का विशाल उपजाऊ मैदान है, उनके बीच में ये अवस्थित है और एक जल विभाजक का भी काम करता है। यानी गंगा नदी का पानी है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों का पानी इस तरफ नहीं जा पाता और सिंधु नदी तंत्र का जो पानी है वो अरावली के इस तरफ नहीं आता। तो इसे ये ग्रेट वाटर डिवाइड का ही हिस्सा है। यही हिस्सा आगे चलकर पश्चिमी जो घाट है उसके सहारे यानी इधर वाली नदियों का पानी इधर गिरता है। तो ये एक जल विभाजक का काम करता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसकी लोकेशन हमने ट्रेस कर ली है कहाँ है। और यदि हम राज्यों की बात करें, लोकेशन के अंदर ही आएगा कि भारत का जो गुजरात राज्य का अहमदाबाद जिला है, इसके ठीक उत्तर में इसका एक नगर है हिम्मतनगर। हिम्मतनगर से अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और फिर इसका 80% हिस्सा राजस्थान राज्य के अंदर आता है, कुछ हिस्सा हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है जो, और फिर दिल्ली के अंदर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। यानी दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है जो कि रायसीना हिल्स पर बना हुआ है वो इसी अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। तो अरावली दिल्ली में जाकर ख़त्म हो जाती है। फिर इसके दो हम बड़े भाग करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो अरावली का है ये वाला, यहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा है और ऊंचाई भी ज़्यादा है। जैसे जैसे ये उत्तर की ओर बढ़ती जाती है इसकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है और यहाँ पर तो बिल्कुल मैदान आ जाते हैं हरियाणा तक पहुँचते पहुँचते, यानी पहाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि अरावली पर्वत एक अपशिष्ट है, अपर्दन के द्वारा अब केवल अपशिष्ट ही बचा है। पहले इसकी ऊंचाई काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि भारत का सबसे पुराना ये पर्वत है, या जब हम वलित पर्वत पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। तो लाखों साल पहले जब इसकी फॉर्मेशन हुई तब से लेकर आज तक इस पर कितनी बरसात हो चुकी है कोई अंदाज़ा नहीं है, कितनी हवाएं गुजरी हैं इसके चारों तरफ से, या कितनी धूप पड़ी है, कितने जीव जंतु हैं और अब मनुष्य आ गया है। ये सभी अपर्दन का ही काम करते हैं। तो प्राकृतिक और मानव जनित फैक्टर मिलकर इसको तोड़ने में लगे हुए हैं और टूट टूट कर नदियों के द्वारा ये बहा ले जाता है बरसात के द्वारा। अब केवल अपशिष्ट बचा है, अपर्दित पर्वत बचा है।
और अब इसकी ऊंचाई रह गई है मात्र 600 से 900 मीटर औसत, इतना ही ऊंचा अब रह गया है, यानी कोई ख़ास ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं बची। लंबाई की बात करें 720 मीटर लंबा है, हालांकि कई बुक्स के अंदर इसे 692 किलोमीटर भी लिखा गया है, तो आप NCERT का ही प्रेफरेंस देंगे और उसमें 692 किलोमीटर है। तो 692 किलोमीटर लंबी और लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी ये एक पट्टी है, पर्वत श्रृंखला है। इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, यानी यहाँ पर ये पर्वत क्यों है? ये हुआ था आज से लाखों वर्ष पहले टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है, ये हम इसकी फॉर्मेशन डिटेल में तो हम जब गलित पर्वत पढ़ेंगे उसमें आएगा। अभी केवल इतना समझें कि जो भारतीय प्लेट है ये जब इसके उत्तर में जो यूरेशियाई प्लेट है उससे टकराई है, तो इन भागों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ और प्रेशर से फिर वलन पड़ा। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, जैसे इस पेज का उदाहरण लें, दोनों तरफ से जब फोर्स लगेगी तो कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर की ओर उठ रहा है। ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा ही क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी वलन से ये वलित पर्वत है अरावली। फॉर्मेशन काफ़ी लाखों साल पहले हुई है और वलित पर्वत है, अपशिष्ट है, अपरदन के द्वारा थोड़ा बहुत ही बचा है। वैसे मनुष्यों ने बहुत ज़्यादा माइनिंग इसके अंदर कर दी है और लगातार इसको ख़त्म किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं। यानी ये पर्वत है तो इसके कुछ खासियत भी होगी, क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं क्लाइमेटिक, यानी जलवायु के रूप में इसका क्या महत्व है। तो जलवायु के रूप में एक स्पष्ट महत्व आप देख रहे हैं कि इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और इधर उपजाऊ मैदान है। तो थार के मरुस्थल को इसने आगे आने से रोक दिया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। यदि अरावली पर्वत ना होता तो ये जो थार के टिब्बे हैं ये आगे दिल्ली तक और इन भागों के अंदर उपजाऊ मैदानों तक आ जाते थे, तो फिर उतनी ज़्यादा कृषि इन भागों के अंदर नहीं हो पाती। तो अरावली मरुस्थलीकरण का विस्तार रोकता है, पहली चीज़ तो ये है। तो ये हो जाएगा इसका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट सबसे बड़ा। उसके बाद जब मानसून का सीजन आता है तो साउथ वेस्ट मानसून जो आती है भारत के अंदर, तो ये क्या करता है, इन हवाओं को और बादलों को उत्तर की तरफ मोड़ देता है। तो इधर नैनीताल, मसूरी, ये जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें बारिश ज़्यादा हो पाती है, उनसे फिर नदियों को पानी मिलता है। तो मैदानों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि मानसून को एक तरह से कंट्रोल कर देता है ऊपर की तरफ जाने में। तो ये हो जाएंगे इसके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। फिर इसमें अनेक वाटर रिसोर्सेज भी हैं, यानी 3 से 4 तो मुख्य नदियां ही हैं और अनेक छोटी नदियां भी इससे निकलती हैं। और कौन कौन सी नदियां हैं उनके नाम आप याद रखेंगे। एक तो साखी, साबरमती, लूनी और बनास। तो बनास नदी जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। तो नदियों को जब हम राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे उनमें इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कितना ही कि 4 मुख्य नदियां और अनेक जो झीलें हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें, इसमें वन्य जीवन की बात करें तो इसमें लगभग 300 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें से 120 तो पक्षी हैं और अनेक प्रकार के अन्य जीव भी इसमें मिलते हैं। खासकर नेवले हैं, नेवले की इसमें खास प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनको बचाने के लिए हालांकि अब संरक्षित नियम बनाए जा रहे हैं और साथ यहाँ पर जो रिजर्व केंद्र बनाए गए हैं, 3 चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं ताकि इन वन्य जीवों को किसी न किसी तरह से बचाया जा सके। इसके बाद इसकी हिस्ट्री और कल्चर, ये आ गया ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट कि क्या इसका इतिहास रहा है, कितनी इसमें या कौन कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन सी जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पर। तो हिस्ट्री की बात करें तो फेमस 1576 का युद्ध आपको याद होगा, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जो लड़ा गया था, ये कहाँ पर था? अरावली पर्वत के अंदर ही था, हल्दी घाटी नामक
स्थान पर। हल्दी घाटी एक बीच में जाने का रास्ता है, पहाड़ियों के बीच में से घाटी बनी हुई है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा हुआ था। तो इसका इतिहास आप देख सकते हैं कितना वृहद है, समृद्ध है। वहीं कल्चर की बात करें तो इसमें भील और भिलाल जनजातियाँ ये सदा से ही वास करती आ रही है, सदियाँ हो गई हैं अभी तक। और एक प्रसिद्ध डांस चलता है कालबेलिया, राजस्थान का प्रसिद्ध डांस है, ये भी अरावली पर्वत की ही देन है। अनेक प्राचीन किले, जैसे एक नाम आपने सुना होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला काफ़ी मशहूर है, यूनेस्को ने भी इसको दर्जा दिया है। तो काफ़ी इसकी रिच हिस्ट्री है, कल्चर है, और अनेक अन्य प्रकार के भी यहाँ पर जो डांस है, जो कबीलियाई डांस चलते हैं, उनके रीति रिवाज हैं। तो अपना इतिहास इन्होंने बनाए रखा है, संस्कृति को बचाए रखा है। तो अरावली बची रही तो ये भी बचे रहेंगे, और अरावली बची रही तो यहाँ का पर्यावरण भी बचा रहेगा, यहाँ का इकोसिस्टम बचा रहेगा, और उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। जैसे खासकर नेगेटिव इम्पैक्ट, इसे अरावली पर्वत को ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जो शहर है उसके लिए एक शील्ड का काम करती है। यानी खासकर सर्दियों के अंदर जो ठंडी हवाएं मध्य से आती हैं, मध्य एशिया से और ऊपर से, उनको ये दिल्ली तक नहीं जाने देती उतनी मात्रा में। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा के ज़िले हैं वहाँ पर पड़ सकती थी। यही काम आंधियों के दौरान भी होता है, जब आंधी आती है तो उतनी ज़्यादा रेत वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जीवनदायक है अरावली पर्वत श्रृंखला। लेकिन मनुष्य भी है, और मनुष्य को चाहिए विकास। तो माइनिंग पर लगा हुआ है लगातार, इसको खोद के बहुत ज़्यादा विकास कार्यों के अंदर इसके मटेरियल को लिया जा रहा है। अनेक प्रकार के खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिप्सम है, तांबा है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, मार्बल है। तो उनकी खुदाई लगातार जारी है। लेकिन ज़्यादा जो विनाश हम कह सकते हैं वो हरियाणा के अंदर हुआ है, क्योंकि हरियाणा का अनेक हिस्सा, खासकर दिल्ली और NCR जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस अरावली पर्वत पर आता है। और यहाँ पर विकास कार्यों के लिए अवैध खनन है वो किया जा रहा है, भूमाफियाओं के साथ मिलकर ऐसा किया जा रहा है। और हरियाणा सरकार ने तो 2019 के अंदर एक नियम भी बना दिया था कि हम अरावली के जंगलों को काटेंगे और यहाँ पर विकास कार्य करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और तुरंत रोक लगा दी थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने फिर से 2021-22 के अंदर फिर से याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें जो लॉकडाउन के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था रुकी है उसको बनाए रखने के लिए हमें माइनिंग कर देनी चाहिए। लेकिन कोर्ट का अभी भी आदेश है कि यहाँ पर खुदाई या अन्य जो भी कार्य हैं वो विकास कार्य नहीं हो सकते हैं। तो अब कुछ एक और इसमें फैक्ट ढूंढ लेते हैं। माइनिंग इसके अंदर चलती रहती है। सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो आबू हिल्स पर है, उसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचा है। तो ये ऊंचाई आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त पूरी जो ये पर्वत श्रृंखला, इसको 2 बड़े भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो सांभर सिरोही, यानी ये जो नीचे का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घने जंगल हैं और ऊंचाई भी पहाड़ियों की ज़्यादा है। सांभर और सिरोही इसका एक सेक्शन है। वहीं दूसरे इसके डिवीजन में सांभर खेतड़ी विभाग, यानी ऊपर का हिस्सा है, जो खासकर यहाँ पर खेतड़ी के अंदर जो कि तांबे के लिए, खनन के लिए मशहूर है। तो 2 मुख्य इसके विभाग किए जाते हैं, यानी 2 भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हम कह सकते हैं, या अरावली पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।